हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पहला पाठ फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ जल प्रलय में। तो सबसे पहले हम जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कहानी संग्रह लिखे, रिपोर्टाज लिखी। तो आज हम जानते हैं इनके बारे में। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म सन 1921 में गांव औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ था। स्कूली शिक्षा नेपाल में हुई थी। सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी भी रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति में भाग लिया। कथाकार के रूप में विख्यात रेणु जी ने ग्रामीण जीवन का गहन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। यदि हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उपन्यासों को पढ़ते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, तो पूरे ग्राम्य जीवन के बारे में बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से, बिल्कुल बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और उसके बारे में उन्होंने लिखा। अपनी विशिष्ट भाषा शैली के द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं परती, परिकथा, मैला आंचल, चौराहे, ये उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर और रिपोर्टाज है ऋण जल धन जल, नेपाल की क्रांति कथा। और उनका निधन सन 1977 में हुआ और उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया। तो पढ़ते हैं उनका लिखा हुआ, उनका रिपोर्टाज संग्रह ऋण जल धन जल से इस जल प्रलय में उन्होंने सूखा और बाढ़ के ऊपर बहुत ही मर्मस्पर्शी यानी हृदय को छू जाने वाले रिपोर्टाज लिखे, जिनका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं ही भुक्तभोगी रहे हैं। इस कठिन आपदा के समय मानवीयता, विवशता और यातना को रेणु जी ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की जो बाढ़ आई थी उसका वर्णन किया। उसे साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक के नाम से संपादित किया गया था, संकलित किया गया। यह पाठ वहीं से लिया गया है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। फणीश्वर नाथ रेणु जी के ही शब्दों में है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, परती का अर्थ है वह जमीन जो कि बोई नहीं जाती, जोती नहीं जाती, बंजर जमीन। पनाह का अर्थ है शरण लेना या आश्रय लेना। पर गाय, बैल, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु परती क्षेत्र यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ,
जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकण बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित का अर्थ है जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ गया हो, यानी कि जो जल में डूब गया हो। रिपोर्ट आज का अर्थ मैं बताऊंगी अंत में। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकले, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले का अर्थ है कि अब तक। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनवरत मतलब लगातार, अनर्गल, अनर्गल का अर्थ है बेतुकी, विचारहीन, मनमानी बातें, अनगढ़ यानी कि बेडूल, टेढ़ा मेढ़ा, स्वगतोक्ति, गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते, कहते हैं वे धन्य है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद हो गया, के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गैरिक का अर्थ है गेरुए रंग का, आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शनह शनह पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ईह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। का अर्थ है
सुनने को उत्सुक। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न, आसन्न का अर्थ है पास आया हुआ। संकट से कोई प्राणी आतंकित दिख नहीं रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रमी का अर्थ है दुखी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे। खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही। एक बार डूब ही जाए। धनुषकोटी एक स्थान का नाम है जो कि रामेश्वरम के पास में है, जहां से श्रीलंका जाने का रास्ता। हमारे धर्म ग्रंथों में भी धनुषकोटी का नाम आता है। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटी की तरह पटना, लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। बामाल का अर्थ है माल सहित। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा, एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे ए न सुन मोरे मितवा वा आ। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 2 दिन। कोयला है, स्टोव है, मगर केरासिन एक ही बोतल। केरासिन यानी कि कैरोसिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर
नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना, उससे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, यानी पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, जिसे पकाही घाव कहा जाता है, की दवा, दियासलाई की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दियासलाई की मांग होती। पकाही घाव यानी कि जो बहुत ज्यादा देर तक पानी में जब पैर रहता है तो वो पैर गलने की स्थिति आ जाती है, तो उसे ही पकाही घाव कहा गया। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे, कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम क्यों नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम क्यों नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी मतलब मुसहरों की बस्ती है। हम राहत बाट खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। का अर्थ है एक प्रकार का लोक नृत्य। नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। नटुआ मतलब नाटे कद का, छोटे कद का व्यक्ति। घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला यानी कि पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धगिड़ गिड़ धगिड़ गिड़ चकै के चक धुम चकै के चक धुम चक धुम चक धुम। अब यहाँ पर उन्होंने ढोलक पे निकलने वाले बोलों को भी अपने लेखनी में शब्दों के माध्यम से शामिल किया है। उनका जो लिखने का की शैली है, जो भाषा है, विशिष्ट शैली है, क्योंकि वो हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान में रखकर उस शब्द को भी अपने साहित्य में स्थान प्रदान करते हैं। उसके बाद कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें देने लगती। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या। यानी कि इतना कष्ट सहकर भी वो हंस बोल रहे थे, नाच गा रहे थे। तो उसी के बारे में उन्होंने कहा कि क्या हम उन्हें सहायता देकर रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी दे सकते हैं क्या। शास्त्री जी आप कहाँ हैं। बलवाही। नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1947 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी बॉय स्काउट में था। गांव के लोग नाव के अभाव में
केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर यानी कि जल विहार करने के लिए निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से किसी सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी। और इस गोलंबर में किसी की आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैया तोरी मंझधार, होशियार होशियार, काहो राम सिंगार, पनिया आ रहलो है, ऊहू ना आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टोंग फोंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा, आसन्न प्रसवा का अर्थ है जिसे 1-2 दिन में बच्चा होने वाला, हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंदकर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़, सफेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, उजले भेड़, काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओई देखो, ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गैलो, हो राम सिंगार, हो मोहन, रामचन्नर, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर, पश्चिम यानी पश्चिम की बात कर रहे हैं, पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को
कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आगे लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे, पूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। इस तरह से उन्होंने बाढ़ का एक मार्मिक वर्णन किया। उनके शब्दों में जो भाव है वो बहुत ही मार्मिक है। तो इस तरह से हमने देखा जल प्रलय का वर्णन, जो कि पटना में सन 1967 में आई थी, उसके बारे में उन्होंने इसका वर्णन किया। इसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। जब आप 2-3 बार इस रिपोर्टाज को पढ़ेंगे तो अपने आप ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों को के उत्तरों को ढूंढिए और समझने का प्रयास कीजिए, और अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगी। और हाँ, मैंने बात की थी रिपोर्टाज की, तो रिपोर्टाज क्या है उसके बारे में जान लीजिए। रिपोर्टाज का अर्थ जान लीजिए। रिपोर्टाज शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है जो कि रिपोर्ट से बना है। रिपोर्टाज का अर्थ है किसी भी वास्तविक घटना का वर्णन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचना तथा विश्लेषण करना रिपोर्टाज कहलाता है। इस तरह से आज हमने पढ़ा इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ रिपोर्टाज है, जो कि बहुत ही मार्मिक है। किसी अन्य विषय के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।